गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी प्यारे बच्चे क्लास 10वीं के भैया हमारे साथ जल्दी से फटाफट से जुड़ जाएंगे। फिर चाहे वो ऐप हो या यूट्यूब, तो फटाफट से सभी हमारे जो नन्हे प्यारे बच्चे हैं क्लास 10वीं के, वो हमारे साथ अब जुड़ जाएं भैया, क्योंकि क्लास जो है वो शुरू हो गई है। और आज हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कोशिश कि हमारा ये पूरा चैप्टर आज की क्लास में ही खत्म यानी कि समाप्त हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा भैया, हमें बातचीत को, चिट चैट को हल्का सा कम रखना होगा और साथ ही साथ अपने सिलेबस की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ ज्यादा फोकस रखना होगा। तो मैं क्लास की शुरुआत में बच्चों को कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं। और ये बेसिक चीजें क्या है बेटा? ये बेसिक चीजें हैं कि भैया एक चीज का ध्यान आप लोगों को बिल्कुल रखना है। वो क्या है कि जो बच्चे हमारे क्लास 9वीं से क्लास 10वीं में पहुंच गए हैं, उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे क्लास 10th में हैं, जिनके अभी प्री बोर्ड और बोर्ड आ रहे हैं या अभी आए नहीं हैं, उनके लिए ये क्लास भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप 35 एक मिनट 40 मिनट अब अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो इस चैप्टर में, तो आप लोगों को इस चैप्टर से जुड़ी हुई चीजें दोबारा कहीं भी देखने की जरूरत, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बढ़िया तरीके से आपको आज जो ये अध्याय है ये समाप्त करा दिया जाएगा। तो ये तो हो गई भैया बेसिक चीजें। साथ ही साथ बेटा मैं आप लोगों को हासिल बैच के बारे में बताना चाहता हूं। तो हासिल बैच जो है भैया हमारा, ये बेटा 15 तारीख से शुरू हो गया है। और ये किन बच्चों के लिए है? ये बेटा क्लास 9th एंड 10th में जो बच्चे अब आएंगे उनके लिए है। तो क्लास 8वीं के बच्चे जिनके एग्जाम हो गए हैं उनके लिए ये बैच है बेटा। क्लास 9वीं के बच्चे जिनके एग्जाम हो गए हैं उनके लिए ये बैच है बच्चा। और इस बैच में बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। अब कुछ बच्चों का डाउट ये आता है कि भैया हमने उड़ान बैच ले लिया था, अब हम क्या करें? क्या हमारे लिए उड़ान बैच की कोई कीमत नहीं है? ऐसा नहीं होगा बेटा, बिल्कुल। उड़ान बैच में आपको उसी तरीके की क्वालिटी दी जा रही है जैसे कि हासिल बैच में जो बच्चे आएंगे उनको दी जाएगी। तो दोनों ही बैच बिल्कुल बराबर महत्व के हैं। फर्क यह है कि भैया हासिल बैच उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अब ज्वाइन जो करना चाहते हैं डाउटनेट को, या उन्होंने बाद में डाउटनेट पर वो लोग आए हैं, उनके लिए है। क्योंकि भाई उड़ान बैच जो है वो पहले से चल रहा था और जो हासिल बैच है वो अब शुरू हुआ है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं भैया, वो क्या करेंगे, जो नीचे नंबर आ रहा है आपका, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और कोर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई भैया बाहर की, है भाई, ये तो बात हो गई है बाहर की। अब सवाल क्या आता है? अब सवाल ये आ रहा है कि भैया वापस से इस चैप्टर पे आ जाते हैं। और चैप्टर पे आने से पहले मैं क्लियर बच्चों को बता दूं कि भैया हम अपनी क्लास में किसी का नाम नहीं लेते अब। कारण क्या है? क्योंकि भैया इक्वेलिटी यानी कि समानता। अब भैया एक बच्चे का नाम लोगे तो सभी बच्चों का नाम लेना पड़ेगा, और सभी बच्चों का नाम लोगे तो पढ़ाओगे कब? है कि नहीं है? तो आप लोगों के डाउट्स कमेंट्स देख लिए जाएंगे, बेसिक जो डाउट होंगे वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। और मैंने शुरुआत में ही क्लास के आपको बेसिक चीजें बता दी हैं, चाहे वो हासिल बैच से जुड़ी हुई हो, चाहे उड़ान बैच से जुड़ी हुई हो, चाहे किन बच्चों को क्लास लेनी है, किन को नहीं लेनी है, उनसे जुड़ी हुई हो। साथ ही साथ सभी बोर्ड्स में ये चैप्टर आएगा ही आएगा, सभी बोर्ड्स का ये हिस्सा है ये चैप्टर। फिर चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, सीबीएसई, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोई भी आप नाम ले लीजिए, हर बोर्ड में बेटा, हर बोर्ड से ये जो चैप्टर है भैया उसमें आ ही रहा है। तो ये चीज तो क्लियर है कि टेंशन फ्री होके अब आप लोग बैठ सकते हैं, देख सकते हैं इस क्लास को। चलिए शुरू करते हैं भैया बिना किसी देरी के। तो ये वाली स्लाइड पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे आज, क्योंकि हमारे पास चैप्टर पूरा हमें करना है और हमारे पास समय कम है। साथ ही साथ बेटा जो बच्चे नए डाउटनेट के साथ जुड़े हुए हैं, नए बच्चे हैं, वो लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर चाहे वो ऐप वाले हों या यूट्यूब वाले हों, जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस भी देखने को इजीली मिल जाएंगी। और ऐप पे तो भैया डाउटनेट जो है वो आपके लिए इतनी सारी सुविधाएं देता ही है ना? तो उससे बेहतर चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। और बेटा साथ ही साथ ये जो प्लेलिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि भैया ये जो प्लेलिस्ट है इसी में ही जाकर आप लोग अपनी क्लास वाइज, क्लास 9th, क्लास 10th, इन अलग अलग तरीके से जाके सामाजिक विज्ञान की जो पुरानी कक्षाएं हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उनको देख सकते हो। तो ये बेनिफिट आप लोगों को प्लेलिस्ट से मिल जाता है। तो क्लियर हो गया है ये पॉइंट सभी को?
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने जैसा कहा था शुरुआत के 5 मिनट थोड़ी बातचीत हो जाएगी, बेसिक डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग कहाँ जाते हैं भैया? अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को, और हमारा चैप्टर क्या है भैया? हमारा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आप लोगों से 2 प्रश्न है बेटा मेरे, 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि अर्थव्यवस्था क्या है, और साथ ही साथ क्षेत्रक से, इसको इधर की जगह थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि सभी बच्चों को विजिबल हो। पहले वाला क्वेश्चन सभी को विजिबल है। पहला प्रश्न तो ये हो गया है भैया आपका। दूसरा प्रश्न यहाँ पे होगा कि क्षेत्रक से क्या अभिप्राय है? तो अर्थव्यवस्था क्या होती है भैया? अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी, यानी कि देश को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, हमें आय की जरूरत है, और वही क्या करती है भैया? देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। साइड बाय साइड अगर हम देखते हैं क्षेत्रक से क्या अभिप्राय है, तो क्षेत्रक क्या होते हैं भैया? सेक्टर्स, यानी कि ऐसे विभिन्न कार्य जिसके अंदर क्या करते हैं भैया? मनुष्य कार्य करता है, काम करता है, और उसके बदले उसे आय प्राप्त होती है। इसका मतलब कि भैया हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, या कह लीजिए जो हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, उनके बारे में जानना है, उनमें क्या क्रियाकलाप आते हैं उनके बारे में जानना है, कितना आय मिल रही है, कहाँ पर रोजगार ज्यादा है। इन सभी पहलुओं को हमें क्या करना होगा बेटा? हमारी इस क्लास में ध्यान से करना होगा। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है, चलिए। तो यहां तक तो बात हो गई भैया हमारी इस क्लास की। अब अगर मैं बात कर रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की, तो आपको याद रखना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी कि 3 स्तर कह लीजिए, या 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। क्लियर है ये चीज सभी को कि 3 स्तर हैं, क्षेत्र हैं, उनमें इनको बांटा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे तो भैया हमारे ये 3 क्षेत्रक हैं क्या? पहला आता है बेटा हमारा प्राथमिक, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो यहां से एक चीज ग्राफ बना सकते हैं हम। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। क्लियर हो गया? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहां पर हमें बस इतना याद रखना है, अभी इस स्लाइड की अगर मैं बात करूं, कि 3 क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब जब हम इन्हें 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं, समझ रहे मेरी बात को? अब जब हमने इसको 3 क्षेत्रों में बांट दिया है, अब हमारा कार्य क्या होगा? इन क्षेत्रों को समझना कि कौन से क्षेत्र में कौन सी चीज आती है। तो भैया यहां पर मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में भी दिया है ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से चीजें समझ आए। तो देखो भाई, मैं इसको हाईलाइट करता हुआ चलता हूं। प्राथमिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं, तो आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, खनन आदि। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में, चलिए उदाहरण लेते हैं हम लोग गन्ने का। अब भैया किसान है, किसान क्या चाह रहा है? किसान को खेती करनी है, तो किसान क्या करेगा भैया? उसको जमीन चाहिए। अब जमीन क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है कि मानवीय संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है ना। तो किसान क्या करता है भैया? प्राथमिक संसाधन जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या कर रहा है भैया? उसने जमीन ली।
प्राकृतिक संसाधन है। उस जमीन पर उसने खेती करी और गन्ने की फसल उगाई। अब गन्ने की फसल उसे किससे प्राप्त हुई है? प्राकृतिक संसाधन यानी कि भूमि से। और गन्ना भी अपने आप में क्या है भैया? एक तरीके का प्रकृति की देन है ना? प्रकृति की देन है गन्ना भी एक तरीके से। मेहनत लग रही है मनुष्य की, अवश्य लग रही है, लेकिन उसके विपरीत भी क्या देखने को मिलता है कि भैया उसमें मेहनत किसकी लग रही है ज्यादा? भैया प्रकृति का योगदान उसके अंदर ज्यादा है। भाई जलवायु हो, है ना, जलवायु नहीं होगी तो मेहनत आदमी कितनी कर ले, काम नहीं कर सकता, वो खेती नहीं कर पाएगा, गन्ना नहीं उगा पाएगा अगर उसके अनुकूल जलवायु नहीं है तो प्रकृति की देन है, प्राकृतिक संसाधन है। तो मनुष्य ने क्या करा? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करा। और भैया प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति से सीधे तौर पर हम क्या करते हैं भैया? उसकी मदद लेते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं कृषि संबंधित क्रियाओं से क्या तात्पर्य है? कृषि से संबंधित क्रियाओं से तात्पर्य है बेटा पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, है ना? लोग पक्षी पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं ताकि उन्हें अंडे प्राप्त हो सके। तो ये जितने भी क्रियाकलाप हैं ये सारे की सारे हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही साथ बेटा वानिकी और खनन, ये सारे की सारे आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, अब विजिबल हो रहा है आप लोगों को बेटा? बता दीजिए जल्दी, विजिबल हो रहा है अब आप लोगों को? खनन, मछली पालन, वानिकी, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे ताकि हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ सकें। फटाफट से पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी और खनन एटसेट्रा। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, तो प्राथमिक सेक्टर जो है, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो हमने अच्छे से कर लिया है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है कि नहीं है? चलो आगे देखते हैं भैया। सेकेंडरी सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं? जो हमें वस्तु प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें माल प्राप्त होता है हम उसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करते हैं और क्या करेंगे? उसको हम क्या विभिन्न टेक्नोलॉजी की सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता से हम क्या करते हैं भैया? उसको किसी अन्य वस्तु में बदल देते हैं। जैसे कि गन्ने का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो गन्ना क्या करता है भैया? फैक्ट्रियों में जाएगा, फैक्ट्री के मालिक क्या करेंगे भैया? उस गन्ने का इस्तेमाल करेंगे और उससे चीनी बना देंगे। चीनी बना दी उन्होंने उससे, और चीनी क्या बन गया भैया? चीनी फिर वो बेचने लग गए। तो उन्होंने क्या करा? विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा क्या करा? उन्होंने एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रूपांतरित कर दिया, बदल दिया। तो सेकेंडरी सेक्टर, इस सेक्टर में प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के अन्य रूपों में बदला जाता है। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग या ऑटोमोबाइल। यहां पर आप गन्ना और चीनी का उदाहरण भी दे सकते हैं अगर आप बहुत ही साधारण उदाहरण देख रहे हैं, वरना आप लोग लोहा इस्पात और ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या होती है भैया? जो गाड़ियां होती हैं, कार, बाइक, बस एटसेट्रा, इसमें ट्रक, स्कूटर, रिक्शा सब डाल दीजिए, कोई बड़ी वो नहीं है। तो ऑटोमोबाइल हमारा हो गया। और ऑटोमोबाइल, यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा अड्डा यानी कि जहां पर इनका निर्माण किया जाता है वो कहां पर है? तो भैया ये आपको याद रखना होगा, जमशेदपुर। नाम याद रख लीजिए, जमशेदपुर। क्लियर है सभी को? जमशेदपुर, जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में फल फूल रही है। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सेकेंडरी सेक्टर हमें समझ में आ गया, हमने यहाँ पर गन्ने का उदाहरण ले लिया और प्राथमिक सेक्टर में हमने खेती का उदाहरण ले लिया और खेती से जुड़ी हुई अन्य चीजों का उदाहरण भी हमने क्या कर लिया है भैया? ले लिया है। क्लियर होगा आप सभी को ये चीज? है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बता दीजिए एक बार। तो ये जितनी भी चीजें हैं भैया इनको हम विस्तार में देख रहे हैं, है ना? तो हमें ये चीज तो क्लियर हो गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये चीज जब हमने देख ली है तो साइड बाय साइड हम क्या देख सकते हैं? हम एक चीज देख सकते हैं कि भैया किस तरीके से
क्या चीज है कि भैया किस तरीके से हम इस पूरे चीज को समझ सकते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया, एक बार तृतीयक क्षेत्र और हम देख लेते हैं, जिससे हमें क्या होगा, एक बेहतर आइडिया जो है भैया वो हमें लग जाएगा। हाँ भाई, तो हम कहाँ पर थे, तो मैं ये आपको क्या समझा रहा था, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर जो है बेटा आपका, उसके अंदर किस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इन सभी चीजों को बांट दिया है। क्लियर है ये चीज सभी को। अब हम आते हैं किस पर, टर्शरी सेक्टर के ऊपर हम आते हैं। और टर्शरी सेक्टर जो हमारा, जो तृतीयक क्षेत्रक जो है हमारा, उसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। और इसके अंदर बेटा आपका यातायात, इसको यहां लिख देते हैं यातायात, संचार और सेवा क्षेत्र, सेवा यानी कि नौकरी, ये तीनों पहलू क्या है भैया हमारे इसके अंदर आते हैं। यानी कि इन तीनों ही पहलुओं से क्या बन रहा है भैया, हमारा पूरा की पूरा कार्य होता है। प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया, तृतीयक क्षेत्र हो गया, ये तीनों की तीनों चीजें क्या आती हैं भैया, इसके अंदर आती हैं। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, क्योंकि ये जो चैप्टर है भैया ये इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। क्लियर है चीज सभी को? बहुत बढ़िया। चलो, तो अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की तरफ का क्रमिक विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार से फर्स्ट सेक्टर जो है उससे थर्ड सेक्टर की तरफ किस प्रकार से मूवमेंट करी, यानी कि फर्स्ट सेक्टर से वो थर्ड सेक्टर में किस प्रकार पहुंचा, उस चीज के बारे में यहां पर बात हो रही है। क्लियर है चीज सभी को? इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। और सीधे सीधे तौर पर अगर हम इसकी बात करें या इसको थोड़ा डिस्कस करें, तो हमारा देखिए, अगर हम इसमें प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग आ गई है आपकी, एग्रीकल्चर आ गया है आपका, फिशिंग आ गई है यानी कि मछली पालन हो गया है आपका, मछली पकड़ना हो गया है, फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी यानी कि पेड़ पौधे लगाना, वनों को लगाना, फिर मिनरल एक्सट्रैक्शन यानी कि जो ऑयल वगैरह निकालते हैं, तेल को निकालना जो होता है, वो सारी चीजें आ जाती है हमारी किसमें बेटा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसको हिंदी में लिख देते हैं एग्रीकल्चर यानी कि खेती, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी, मिनरल एक्सट्रैक्शन यानी कि एक तरीके से तेल को निकालना, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना मिनरल्स को, खनिजों को बाहर निकालना, माइनिंग, माइनिंग होता है बेटा खनन एक तरीके से। क्लियर है? तो ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल शब्द नहीं आया है जिसका मतलब ना पता हो। वानिकी का मतलब तो आपको बता दिया गया है, मिनरल एक्सट्रैक्शन का मतलब तो आपको बता दिया गया है, और खनन आपको पता ही है, खेती आपको बहुत अच्छे से पता होगी, और मछली पकड़ना भी भैया लगभग लगभग सभी बच्चों को आता ही होगा। तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, जनरल चीज है बेटा ये। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सेक्टर की पारस्परिक निर्भरता, यानी कि अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, कि विभिन्न सेक्टर में आपस में निर्भरता किस तरीके से है, यानी कि यहां पर बात हो रही है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये तीनों सेक्टर एक साथ किस प्रकार, ये तीनों सेक्टर एक साथ किस प्रकार हैं, इस चीज के ऊपर यहां पर बात हो रही है। ठीक है, अब भैया ये बात यहां पर हो रही है कि किस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसका सबसे सही उदाहरण जो है हम ले सकते हैं, बेहतर उदाहरण जो ले सकते हैं वो देखिए भाई, मान लीजिए कि मैं किसान हूं, मैंने क्या करा, मैंने गेहूं उगाया। समझ रहा मेरी बात को? मैंने क्या करा भैया, मैंने गेहूं उगाया। अब गेहूं मैंने उगा दिया है, वो क्या है भैया, खेती का है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब गेहूं से क्या करा भैया, गेहूं से कुछ माल मैंने डायरेक्ट बेच दिया और कुछ माल मुझसे बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया। अब क्या कर रही हैं, ये वो कंपनियां हैं भैया जो आटा प्रोवाइड कराती हैं घर में। हम देखते होंगे पहले क्या होता था बेटा, कि जो घर वाले होते थे क्या करते थे, गेहूं,
चावल, धान, ये जो अनाज होता है इसका ना अपने घरों में स्टॉक रखा करते थे, बोरियों में भर के रखते थे, कनस्तर होते थे बड़े-बड़े, ड्राम होते थे, उनके अंदर भर देते थे। लेकिन अब क्या होने लग गया है कि आजकल लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और वो क्या करते हैं, भैया मार्केट जाते हैं और बोलते हैं, अरे भैया हमें इस फला कंपनी का आटा दे दो, अरे भैया हमें आशीर्वाद आटा दे दो, अरे भैया हमें ये वाला आटा दे दो, वो वाला आटा दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां पर मेहनत कम हो। तो वहां पर जो एक कंपनियां हैं, जो बीच की जो कंपनियां हैं, जो क्या कर रही हैं, गेहूं से आटे को पीस के आपको क्या कर रही है, पैकेट की फॉर्म में प्रोवाइड करा रही हैं। तो ये जो कंपनियां हैं हमारी, ये हमारी द्वितीयक सेक्टर में एक तरीके से आ रही हैं। कैसे? क्योंकि भैया ये प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल को लेकर उसको किसी अन्य चीज में परिवर्तित करके और हम तक पहुंचा रही हैं। इससे बेहतर उदाहरण अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोहा इस्पात का लीजिए, एल्यूमिनियम का लीजिए, कि ये निकाला जाता है, एक तरीके से खनन हो रहा है, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट हो रहा है जमीन से, ये चीजें निकाली जा रही हैं। उसके बाद ये जो हमारे कारखाने होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, ये क्या करती है, ये यही सारा लोहा, यही सारा मटेरियल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, यानी हमारी यहाँ पे गाड़ियां वाड़ियां बनती हैं, बाइक बनती हैं, उनको प्रोवाइड कराती है। और वहां पर क्या होता है, इनका प्रयोग किया जाता है गाड़ी, बाइक, स्कूटर, बस, ट्रेन, जहाज, इन सब चीजों को बनाने में। तो ये जो बीच का जो आ रहा है बेटा, ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर है, जो क्या कर रहा है, प्रौद्योगिकी की मदद से एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर रहा है और उसको उपभोग करने लायक, उपयोग करने लायक बना रहा है। तीसरा जो पहलू आ जाता है हमारा तृतीय सेक्टर का हो जाता है, और तृतीय सेक्टर में बेटा सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी यातायात और संचार। अब भैया मान लो सारी चीजें बन गई हैं, लेकिन यातायात पॉसिबल नहीं है, सड़क नहीं है भैया, सड़क नहीं है, साथ ही साथ संचार की बड़ी कमी है। तो जो वस्तु कंपनी ने बनाई है भैया, उसको डिवाइड कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? डिवाइड की जगह डिस्ट्रीब्यूट बोलना ज्यादा बेहतर होगा, कि उसको आप उसका वितरण कैसे करोगे, हर जगह कैसे पहुंचाओगे, है भाई? तो उसके लिए आपको यातायात चाहिए, संचार चाहिए। तो ये दोनों जो है भैया हमारे सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं। और सेवा क्षेत्र जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे तात्पर्य क्या होगा, इससे तात्पर्य निकल के आता है सेवा क्षेत्र यानी कि नौकरी, कि भैया यहां पर तो नौकरी पेशे वाले आदमी रहते हैं, डॉक्टर, वकील, टीचर, कोई ऑफिसर है तो भैया उसके अंदर ऑफिसर आ जाएगा, कोई क्लर्क हो गया है, कोई प्यून हो गया है, तो भैया ये सारे क्या है बेटा, हमारे नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, और ये सारे के सारे हमारे तृतीय क्षेत्र के एक बहुमूल्य अंग बन जाते हैं। क्लियर हो गया है पॉइंट सभी को? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। भारत में विभिन्न सेक्टर का विकास और वर्तमान स्थिति, क्या कहना चाह रहा है भैया ये, कि भारत में विभिन्न सेक्टर का विकास कैसे हो रहा है और उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो किस प्रकार से डील हो रही है। यानी कि भारत में विभिन्न सेक्टर का विकास, सभी सेक्टर्स के विकास की बात हो रही है, कंपेयर कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पर इन तीनों को, और साथ ही साथ इनकी जो वर्तमान स्थिति है कि प्रेजेंट में कैसा है, पहले कैसा था और आज कैसा है। तो अगर बेटा हम इस चित्र को देखते हैं पहले, तो ये चित्र दिखा रहा है कि वैल्यू ऑफ सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो सेक्टर है इनकी वैल्यू किस प्रकार से है। तो अगर भैया हम 1973 को देखें, तो 1973 में हम ये देखते हैं कि खेती वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन 2003 आते आते या 2022 आते आते ये जो आंकड़ा है ये इतना बदल गया कि तृतीय क्षेत्रक जो है बेटा आपका, टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया। यानी कि नौकरी पर लोग ज्यादा निर्भर होने लग गए, लोग चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, वो खेती और ये विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, सरकार के लिए है कि भैया सरकार नहीं बना सकती है, नौकरियां सरकार जनरेट नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि अधिकांश लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि बिजनेस उनको नहीं करना, उनको विनिर्माण प्रक्रिया में नहीं जुड़ना है कि भैया किसी कंपनी में लग जाएं ऐसी। उनको क्या कहते हैं, उनको क्या चाहिए भैया, उन्हें चाहिए सरकारी नौकरी, जो कि हमारे टर्शरी सेक्टर या प्राइवेट बहुत अच्छी कोई नौकरी हो तो वो। तो हमारे ये सेवा क्षेत्र में रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ बेटा अगर मैं बात करूं जीडीपी की, तो जीडीपी का योगदान सबसे ज्यादा किसमें था भैया, 1973 में हमारा प्राथमिक क्षेत्र जो था, खेती जो थी, उसमें सबसे ज्यादा इसका योगदान था। लेकिन 2003 या अगर हम 2022 की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बदल गया है। यानी कि जो हमारा तृतीय क्षेत्र था उसका योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा है। नौकरी करने वाला आदमी सबसे ज्यादा, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, यानी कि सरकारी हो या फिर भैया कोई निजी जगह,
तो ये जो नौकरी करने वाला आदमी है, सबसे ज्यादा जीडीपी जो है भैया, इसी की जो आय है वो इसके अंदर योगदान दे रही है। यही कारण है कि भैया यहाँ पर नौकरी को पैदा करना, नौकरी लाना, कि भैया सरकार ने 10,000 वैकेंसी निकाली है फला जॉब के लिए, इसमें ज्वाइन कर लो, बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत ही मुश्किल से ये चीज हमारे देखने में आती है। क्यों? क्योंकि नौकरियां है ही नहीं। भैया सरकार कहां से बना दे नौकरी अपने आप, है कि नहीं है? उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो प्राथमिक क्षेत्र जो है बेटा, उसका रुझान काफी कम हुआ है। बल्कि अगर मैं जीडीपी की बात करूं, तो अगर मैं बात करता हूं वैल्यू की, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि चलो ठीक है, इतने वर्षों में कुछ तो ग्रोथ हुई है। लेकिन जब हम जीडीपी पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 1973 में कुछ अलग थी, और हमारी जो क्या कहते हैं 2022 की बात करता हूं, तो यहां पर हमारी जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ज्यादा कम हो गई है। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ही बड़ा अंतर, एक बहुत ही विजिबल चेंज हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि बेहतर चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी खेती को, जब तक हम अपने प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत नहीं कर लेते, हम नौकरियां नहीं दिला पाएंगे। भैया हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती है बहुत ज्यादा करी जाती है, अलग अलग किस्मों की फसलें उगाई जाती हैं। तो क्यों ना भैया प्राथमिक क्षेत्र को ही इतना मजबूत कर दिया जाए कि भैया उसको जरूरत ही ना पड़े कोई किसी से लोन लेने की, किसी पे निर्भर होने की। वो सक्षम हो, किस चीज के लिए सक्षम होना चाहिए, वो सक्षम होना चाहिए कि वो अपना रोजगार, अपना पेट भी पाल सके और अपने परिवार का ध्यान भी रख सके। लेकिन फिलहाल की स्थिति कैसी है? फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि भैया प्राथमिक क्षेत्र अभी, सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र जो है, कृषि जो क्षेत्र है, वो अभी किसी काम का नहीं है फिलहाल। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर लोगों का रुझान कम है, कम पढ़े लिखे लोग जाना चाहते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सारे के सारे नौकरी करना पसंद करते हैं। क्लियर है ये चीज सभी को? आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, कि भैया रोजगार में शेयर क्या है इन सेक्टर्स का। तो सीधे सीधे तौर पर आप देख सकते हो कि अगर हम बाकी आंकड़ों की बात नहीं करें, लेकिन जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा रोजगार यही है। ठीक है, यहीं पर ही है सबसे ज्यादा रोजगार। तो भैया मेहनत क्या करनी पड़ेगी? प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसे सशक्त बनाने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी हम क्या कर सकते हैं भैया, तभी हम कोई बेहतर विजिबल चेंज इसमें ला सकते हैं, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गीकरण, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो अन्य वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है, उनके बारे में देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है भैया, संगठित और असंगठित दो क्षेत्रों में यहां पर बांट दिया गया है। सॉरी, संगठित, असंगठित, फिर सार्वजनिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो संगठित क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, संगठित सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो ऑफिशियल संगठित यानी कि जो स्टेबल हो थोड़ा, इस सेक्टर में सारी गतिविधियां एक सिस्टम से होती हैं, यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, उसी को ही फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ कानून का पालन होता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मनचाही चला रहा है। ठीक है, साथ ही साथ संगठित सेक्टर में श्रमिकों के अधिकारों को महत्व दिया जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं असंगठित क्षेत्र की, तो इस सेक्टर में कोई सिस्टम नहीं होता और ज्यादातर कानूनों की अवहेलना होती है। साथ ही साथ छोटे दुकानदार, छोटे कारखाने वाले अक्सर इस श्रेणी में आते हैं। कौन आते हैं भैया? छोटे दुकानदार, छोटे कारखाने, और जितने भी ऐसे लोग हैं वो सारे के सारे इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। ऐसी संस्थाओं में काम करने वाले श्रमिकों को मूलभूत अधिकार भी नहीं दिए जाते, यानी कि उनको जो मूलभूत अधिकार हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, वो तक उनको नहीं दिए जाते हैं। तो उसके लिए भी भैया संघर्ष करना पड़ता है। और श्रमिकों को कम वेतन मिलता है, साथ ही साथ वह भी समय पर नहीं मिलता, यानी कि वेतन भी कम दे रहे हैं, सैलरी भी कम दे रहे हैं और टाइम पर भी नहीं दे रहे हैं, है ना। कभी दे दी भैया महीने के बीच में, कभी दे दी आखिरी में, शुरुआत में, तो मतलब जहां मनुष्य को जरूरत है वहां पर तो उसको दे ही नहीं रहे हैं। अपने हिसाब से चल रही है सारी चीजें। श्रमिक बिल्कुल सही। ऐसे में अन्य सुविधाओं की बात ही करना बेमानी है, जैसे छुट्टी, हेल्थ बेनिफिट, बीमा आदि। तो छुट्टी, हेल्थ बेनिफिट, बीमा आदि अगर भैया आपकी कंपनी आपको ये सारी चीजें नहीं दे रही है, तो भैया समझ लीजिए कि आप असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो। क्लियर है ये चीज सभी को?
आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक सेक्टर की हम बात करेंगे। सार्वजनिक सेक्टर होते हैं जो कंपनियां सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों ही तरीकों से चलाई जाती हैं। ये सार्वजनिक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में आती हैं। आजादी के बाद की शुरुआती वर्षों में भारत बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन उसके बाद सार्वजनिक सेक्टर ने विकास करा और भारतीय नागरिकों को एक उम्मीद नजर आई, है ना, विकास की एक किरण दिखी उनको। फिर उसके बाद ये हमने कर लिया है भैया। उसके बाद हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे कि जिन कंपनियों को निजी लोगों द्वारा चलाया जाता है वे प्राइवेट सेक्टर में आती हैं या प्राइवेट कंपनियों के अंदर आती हैं। उदाहरण टाटा, इंफोसिस, गोदरेज, मारुति आदि। तो ये सारे क्या है भैया, निजी लोगों के हाथ में है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं भैया प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, या कह लीजिए प्राइवेट सेक्टर में हम इनको क्या कर लेते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए भारत की योजना है। तो बेरोजगारी उन्मूलन से क्या तात्पर्य है कि बेरोजगारी को रोका कैसे जाए। बेरोजगारी की रोकथाम कैसे की जाए। क्लियर है ये चीज सभी को। तो बेरोजगारी उन्मूलन के लिए भारत सरकार की योजनाएं क्या है भैया, कि समाज के पिछड़े वर्ग की मदद के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि बेटा आपकी नरेगा, या आप इसको मनरेगा भी बोल सकते हो। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ठीक है। तो क्या है भैया ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है भैया कि गरीब व्यक्ति जो ग्रामीण इलाके से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जिनका निवास है ना, ग्रामीण क्षेत्र में जिनका निवास है उनके लिए है बेटा स्पेशल, कि भैया उन लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और अगर किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो उसको दैनिक भत्ता मिलेगा, जिससे वो अपने पेट का, अपने परिवार का गुजारा दोनों का है भैया बेहतर ढंग से कर पाए, या एटलीस्ट उसको कुछ हेल्प तो हो जाए, ज्यादा उसको समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्लियर है पॉइंट सभी को। ठीक है भैया, तो हमारा जो चैप्टर है बच्चा पार्टी वो समाप्त होता है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, एक क्विक रिवीजन ले लेंगे पूरा इसका, क्या क्या हमने आज पढ़ा है। तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से शुरुआत करी थी। हमने देखा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीन क्षेत्र हैं हमारे इसके अंदर। उसके बाद हमने प्राथमिक सेक्टर में देखा कि हमारा खेती या खेती से जुड़ी हुई जो अन्य चीजें हैं, फिर चाहे वो वानिकी हो, खनन हो, मछली पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, पशुपालन हो, खेती हो, ये सारे की सारी हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक सेक्टर जो है भैया, यहाँ पर विनिर्माण प्रक्रिया जो से विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रूपांतरित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है प्रौद्योगिकी की सहायता से। टर्शरी सेक्टर जो है भैया, तृतीय क्षेत्र जो है संचार, यातायात और जो भैया सेवा क्षेत्र है, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। साथ ही साथ हमने ये वाली चीज पढ़ी ली थी, ये इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न सेक्टर की आपस में निर्भरता क्या है। तो भैया तीनों ही सेक्टर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, और एक दूसरे की जो जरूरतें हैं उनको समय समय पर पूरा कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज सभी को। फिर उसके बाद हमें देखना था कि वर्तमान में या पिछले समय में और वर्तमान की अगर हम तुलना करें तो भैया जो वैल्यू है सेक्टर्स की उनकी क्या है, और शेयर जो है भैया जीडीपी में क्या है। तो यहाँ पर सारे ही इन तीनों ग्राफ्स को अगर मैं बात करूं, इसकी, इसकी और इसकी, तो एक चीज हमारा सारांश जो निकल कर आया है, वो सारांश क्या निकल कर आया है कि भारत में तब तक विकास नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग क्या ना कर दें भैया, जब तक हम लोग जो क्या कहते हैं आपका, जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे किसको, प्राथमिक क्षेत्र को, यानी कि खेती को जब तक हम विकास विकसित नहीं करेंगे तब तक भैया भारत की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम रहेगा, और जो कि बहुत बुरी चीज है क्योंकि भैया तृतीय क्षेत्र में ज्यादा बढ़ रहा है और वहां पर नौकरियां नहीं है। इसी कारण से अधिकतर लोग इस समय भी बेरोजगारी का समस्या का जो सामना है वो कर रहे हैं। फिर अर्थव्यवस्था का अन्य वर्गीकरण, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में सारा सिस्टम से होता है, एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करते हैं, सैलरी समय पर मिलती है, वेतन कितना मिलना चाहिए, कितने घंटे काम करना है, इन सभी का भैया ध्यान रखा जाता है और कानूनों का पालन भी किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ असंगठित सेक्टर में भैया कोई गारंटी नहीं होती है,
काम कितने भी घंटे करवा सकते हैं, कोई भत्ता, कोई भैया आपका हेल्थ बीमा, कुछ भी नहीं करवाया जाता है। साथ ही साथ भैया एक चीज का और होता है कि भैया ज्यादातर कानूनों की इसके अंदर अवहेलना की जाती है और ज्यादा घंटों तक काम करवाया जाता है। सार्वजनिक सेक्टर बेटा आपका क्लियर हो ही गया होगा, इजी था, है कि कंपनियां सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करती हैं, चलाती हैं। और सार्वजनिक सेक्टर क्या है भैया, हमारा पब्लिक सेक्टर भी कहलाता है। और आजादी की शुरुआती वर्षों में इस सेक्टर पर बहुत अधिक प्रभाव दिया गया या इस पर जोर दिया गया ताकि इसका विकास किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर भैया निजी लोगों के हाथ में होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या करा है, सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, पॉलिसी बनाई है, उनको लागू करवा रही है, जिसमें एक मनरेगा हो गया आपका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम एक तरीके से। तो मनरेगा के अंतर्गत क्या है भैया कि लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा और उनको ये कहा जाएगा अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो भैया आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा खाने के लिए, ताकि आप लोगों को दर बदर न भटकना पड़े। इसी के साथ बेटा हमारा जो ये लेक्चर है ये समाप्त होता है। और इसमें दो प्रश्न और हैं, एक बार इनको देख लेते हैं कि भैया क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? बिल्कुल है, ताकि हम बेहतर ढंग से भारत की अर्थव्यवस्था को समझ सकें, उससे जुड़ी हुई समस्याओं से निपट सकें। साथ ही साथ जो चीजें हम ये देखते हैं कि यार ये आ सकती है, इनको हम दूर कर सकते हैं अगर हमें इन तीनों सेक्टर्स के बारे में पता हो। और जो योजनाएं बनाने में भी हमें एक आसानी मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि ये योजना आप किसी एक क्षेत्र के लोगों को टारगेट करेगी। अगर सारे की सारे एक जैसे होंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना हमें करना पड़ेगा। प्रच्छन्न खुली बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है जब भैया जरूरत हो 5 लोगों की, कर रहे हैं 8 लोग काम, यानी कि वो जो 3 लोग हैं योगदान तो दे रहे हैं, लेकिन जो उपभोग है, जो उत्पादन है, जो चीज पैदा हुई है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। जितना 5 लोग काम कर रहे थे फुल कैपेसिटी से, उतना ही अगर 8 लोग भी काम करेंगे तो उत्पादकता में कोई चीज नहीं आएगा। इसी को ही भैया प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम दिया गया है। खुली बेरोजगारी होती है भैया शहरों में और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है गांवों में। खुली बेरोजगारी यानी कि भैया मेरे पास जॉब नहीं है, मैं घर बैठा हूं, खुली बेरोजगारी है बेटा। क्लियर है ये चीज सभी को? तो इसी के साथ बेटा हमारी जो ये क्लास है आज की वो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो बच्चा अब आप लोगों से मैं विदा ले रहा हूं, अगली क्लास में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।